जैसे कार पेट्रोल की मदद से चलती है, वैसे ही हमारा शरीर भोजन और ऑक्सीजन की मदद से चलता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे बच्चों हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? तो समझिए, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। क्लियर है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। इस कार्य के लिए हमारे शरीर में विशेष अंगों का समूह उपस्थित होता है जिसे हम मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या कहते हैं? मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें आइए एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से अंग होते हैं। पहला नासिका यानी नोज, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, कंठ यानी लैरिंग्स, फिर श्वास नली यानी ट्रैकिया, फिर श्वास नलिका यानी ब्रोंकाई, फिर फुफ्फुस यानी लंग्स, फिर फुफ्फुसीय कोश यानी एल्बुलाई और फिर डायाफ्राम। बच्चों इतने जो हैं ये टोटल 8 हिस्से जो होते हैं, ये 8 अंग मिलकर क्या बनाते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। किसका बच्चों? रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये निर्माण करते हैं। इनके बच्चों काम को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं नोज है, क्या है ये, नोज है यानी नसिका है। क्लियर है? क्या है? नासिका है यानी नोज की बात करें तो नोज का जो बच्चों काम होता है, ये हवा को क्या करती है, छानती है। ये हवा को क्या करती है, छानती है और गर्म और नम करती है। क्लियर है? याद रखेंगे, ये एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। वहीं अगर बच्चों हम ग्रसनी की बात करें, किसकी बात करें, ग्रसनी यानी फेरिंग्स की बात करें, तो ये क्या करता है, हवा को आगे भेजता है बच्चों। ये हवा को क्या करता है, आगे भेजता है। क्लियर है? वहीं कंठ यानी लैरिंग्स की बात करें, किसकी बात करें, लैरिंग्स की, तो इसे बच्चों हम स्वर यंत्र कहते हैं। क्या करते हैं, ये स्वर यंत्र है, यानी ये क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करता है। कौन? कंठ यानी लैरिंग्स। वहीं बच्चों श्वास नली यानी ट्रैकिया की बात करें तो ये क्या करता है, हवा को फेफड़े तक पहुंचाता है। श्वास नली बच्चों क्या करेगा, ये हवा को कहां तक, फेफड़े तक पहुंचाता है। याद रखेंगे बच्चों, ये श्वास नली के बाद जो हवा आगे आती है वो श्वास नलिकाओं में आती है। ठीक है? ये जो श्वास नलिकाएं यानी ब्रोंकाई होती है, ये आने वाली हवा को दोनों फेफड़ों में समान रूप से बांटती है। क्लियर है? फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होकर हवा को ये वायु कोशों यानी एल्बुलाई तक क्या करती है, पहुंचाती है। क्लियर है? वायु कोशों में ही, यानी जो ये एल्बुलाई है बच्चों, ये वायु कोशों में ही क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्लियर है? बच्चों एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। श्वास नली को आप एक मुख्य हाईवे मान लीजिए। मान लीजिए श्वास नली क्या है, मुख्य हाईवे हो गई। जब यह हाईवे फेफड़ों तक पहुँचती है तो 2 बड़ी सड़कों में बढ़ जाती है, यानी ये क्या हो गई, 2 अलग अलग सड़क निकल गई। क्लियर है? इन्हीं बच्चों हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई या श्वास नलिकाएं कहते हैं। क्लियर है? और ये फिर छोटी छोटी गलियों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे 2 गलियों में बढ़ जाते हैं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं के क्या होता है, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, वायु कोश होते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है। बच्चों अगर हम फेफड़ा यानी फुफ्फुस की बात करें तो ध्यान समझिएगा, फेफड़े जो होते हैं वो श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को कहाँ, रक्त में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। क्लियर है? याद रखेंगे। वहीं अगर बच्चों डायाफ्राम की बात करें, किसकी बात करें, डायाफ्राम की बात करें तो ये डोम्स आकार की पेशीय झिल्ली होती है जो छाती और पेट के बीच स्थित होती है। यह सांस लेने और छोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर मैं बच्चों आपको आसान भाषा में समझाऊं कि फुफ्फुसीय यानी फुफ्फुस, लंग्स और डायफ्राम में क्या संबंध है, तो फेफड़े को एक गुब्बारा की तरह आप समझ लीजिए। क्लियर है? फेफड़े एक गुब्बारे की तरह हैं और डायाफ्राम एक पंप की तरह काम करता है। जब पंप क्या करता है, डायफ्राम नीचे जाता है तो गुब्बारा यानी फेफड़ा फूल जाता है और अंदर हवा भर जाती है। जब पंप ऊपर आता है तो ये गुब्बारा सिकुड़ता है और हवा बाहर निकल आती है। याद रखेंगे, फेफड़े को आपको गुब्बारा समझना है और डायफ्राम को पंप समझना है बच्चों अब हम समझेंगे कि हवा हमारे शरीर में किस रास्ते से अंदर जाती है और किस तरह फेफड़ों तक पहुंचती है। इस पूरे रास्ते को याद रखना बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है बच्चों? तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र है। यहाँ सबसे पहले नासा छिद्र यानी नॉस्ट्रिल की बात करते हैं। सबसे पहले हवा नासा छिद्रों से शरीर में प्रवेश करती है। इसके थ्रू हवा कहाँ जाएगी, शरीर में प्रवेश करेगी। उसके बाद अगर ध्यान समझें, इसी के अंदर नेजल कैविटी होती है जिसे हम नासिका गुहा कहते हैं। यहाँ पर बाल और म्यूकस यानी श्लेष्मा होते हैं जो धूल और रोगाणुओं को रोकते हैं, जिससे हवा गर्म और नम भी हो जाती है। क्लियर बच्चों?
बच्चों मुख गुहा के बाद ग्रसनी होता है। ग्रसनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इससे हवा क्या होती है, आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ वायु और भोजन दोनों का ये सामान्य मार्ग हो जाता है। उसके बाद बच्चों आता है लैरिंग्स, यानी जिसको हम कंठ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हवा कंठ में पहुंचती है, जिसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। यहीं से आवाज भी उत्पन्न होती है, यानी कंठ की बात या लैरिंग्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों आपको देखना है यहाँ पे श्वास नली। क्या देखना है, श्वास नली यानी ट्रेकिया के बारे में बात करना है। जब हवा श्वास नली में पहुंचती है, यह एक मजबूत नली है जो हवा को फेफड़े तक लेके जाती है। क्लियर है, ये नली क्या करती है, हवा को फेफड़े तक लेके जाती है। इसके बाद ये श्वास नलिकाएं होती जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। श्वास नली कितने भागों में, ये जो श्वास नली है ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है या बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसन नलिकाएं कहते हैं। एक दाएं फेफड़े की तरफ जाती है और दूसरी बाएं फेफड़े की तरफ जाती है। इसके बाद आप ध्यान समझिएगा, ये जो फेफड़ा है, ठीक है, ये जो फेफड़ा है, दोनों श्वास नलिकाएं अपने अपने फेफड़ों में क्या करती हैं बच्चों, प्रवेश करती हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर आप ध्यान से समझें, यहाँ पर फुफ्फुसीय कोश है। क्या है, फुफ्फुसीय कोश यानी एल्बुलाई है। ध्यान समझिएगा, फेफड़ों के अंदर लाखों सूक्ष्म वायु कोश होते हैं। ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, वायु कोश होते हैं, जिन्हें फुफ्फुस कोश या एल्बुलाई कहते हैं। यहीं ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर आती है। उसके बाद डायाफ्राम, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है बच्चों, वो क्या होता है, डायाफ्राम होता है। क्लियर है। फेफड़े का निचला हिस्सा जो होता है वो डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम एक मांसपेशी है। जब ये नीचे की ओर सिकुड़ता है तो फेफड़े क्या होते हैं, फैलते हैं बच्चों। क्लियर है। ये जब नीचे की ओर क्या करेगा, सिकुड़ेगा, तो ये फेफड़ा कहाँ, बाहर की तरफ ये फैलते हैं और हवा अंदर जाती है। यह ऊपर की ओर ढीला पड़ता है तो फेफड़े सिकुड़ते हैं और हवा कहाँ निकल जाती है बच्चों, बाहर निकल जाती है। क्लियर है। ये कुछ हिस्से थे जो हमारे श्वसन तंत्र के, इनको आपको अच्छे से याद करना था। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कौन कौन से हिस्से हैं, किस तरह से काम करते हैं। देखिए, नासा छिद्र से हवा जाएगी, नासिका गुहा में जाएगी, ग्रसनी में जाएगी, फिर कंठ में जाएगी, फिर श्वास नली में जाएगी, फिर श्वास नलिकाएं, फुफ्फुस और फुफ्फुसीय कोश में जाएगी। क्लियर है। अब बच्चों हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, यानी जो श्वसन की प्रक्रिया है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। क्लियर है। तो आइए चलते हैं श्वसन की प्रक्रिया यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की तरफ। बच्चों श्वसन की जो क्रियाविधि होती है, यानी श्वसन की प्रक्रिया इन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, उसमें क्या होता है बच्चों, सांस लेने और सांस छोड़ने की पूरी प्रक्रिया को ही मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें मुख्य भूमिका फेफड़ों, डायफ्राम और पसलियों के बीच की मांसपेशियों की होती है। क्लियर है। जैसे पहले में आप देखिए, ये जो पहला डायग्राम है, इसमें श्वास ग्रहण कर रहा है यानी इनहेलेशन कर रहा है, यानी सांस अंदर लेता है। यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है बच्चों, वो सिकुड़ कर नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। पसलियाँ ऊपर और बाहर की तरफ उठती हैं। देखिए, पसलियाँ ऊपर जा रही हैं और ये बाहर की तरफ उठती हैं। छाती की गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये जो अंदर का स्पेस होता है, इसी को हम छाती की गुहा या थोरैकिक कैविटी कहते हैं। क्लियर है। जिसका क्या होता है, वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ जाता है, जिससे फेफड़े क्या होते हैं बच्चों, फैल जाते हैं। क्लियर है। अब बाहर की जो हवा थी वो नाक, श्वास नली और फेफड़ों और फुफ्फुसी कोश तक पहुंच चुकी है। क्लियर है। तो इसको याद रखने का तरीका है, आयतन बढ़ा, दाब घटा, हवा अंदर गई। क्या है, आयतन जो है इसका क्या हो गया, बढ़ा। क्लियर है। दाब क्या हो गया, घट गया। ठीक है। और हवा कहाँ चली गई, अंदर चली गई। क्लियर है। इसको आप याद रख सकते हैं। तो इसमें समझिएगा, डायफ्राम संकुचित होकर नीचे की ओर चला जाता है, पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर उठती हैं, वक्ष गुहा यानी जो थोरैकिक कैविटी उसका आयतन बढ़ जाता है, फेफड़ों में दाब कम हो जाता है और वायु बाहर से कहाँ, अंदर प्रवेश कर लेती है। क्लियर है। अगर बच्चों हम एक्सहेलेशन की बात करें यानी श्वास छोड़ने की बात करें, दूसरा प्रोसेस यहाँ पे समझिएगा। जब आप श्वास को त्याग करते हैं तो ध्यान समझिएगा, इसमें डायफ्राम क्या होता है बच्चों, ढीला होकर ऊपर आ जाता है। क्लियर है। इतनी बात समझिए, ये जो डायफ्राम है वो ढीला होकर कहाँ चलाता है, ऊपर चला आता है। अब क्या होगा, पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर चली जाती हैं। पसलियाँ कहाँ, नीचे और ये अंदर की तरफ चली जाती हैं। छाती की गुहा का जो आयतन होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फेफड़े क्या होते हैं बच्चों, सिकुड़ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो युक्त हवा होती है वो बच्चों कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। यानी यहाँ पर बच्चों आयतन जो होगा वो घट जाएगा, दाब जो होगा, प्रेशर यानी बढ़ जाएगा और हवा कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। क्लियर है। तो समझिए, डायफ्राम शिथिल होकर ऊपर की ओर चला जाता है, पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर हो जाती हैं,
वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, फेफड़ों में दाब बढ़ जाता है और वायु बाहर की ओर निकल जाती है। इसको आपको फील कर रहे हैं तो अपने चेस्ट पर हाथ रखिए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। ये सारा का सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? याद रखेंगे तो सांस लेने और सांस छोड़ने की वह प्रक्रिया जिसमें डायाफ्राम और पसलियों की मांसपेशियों की सहायता से हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है बच्चों, यही श्वसन की क्रियाविधि कहलाती है, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहलाती है। क्लियर है? अगर आपको सिर्फ दो बातें याद रखना है तो आयतन बढ़ा, हवा अंदर गई, आयतन घटा, हवा बाहर गई। क्लियर है? अगर इसमें श्वास ग्रहण में बात करें तो आयतन बढ़ा, हवा अंदर आई, इसमें आयतन घटा, हवा बाहर गई। क्लियर है? इतना याद रख सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस देखना है कि श्वास ग्रहण और श्वास त्याग में क्या अंतर है। जब डायाफ्राम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डायाफ्राम की। तो जब आप सांस लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है। पसलियों की बात करें तो जब आप सांस लेते हैं तो ये ऊपर और बाहर की तरफ निकलते हैं, जबकि सांस छोड़ते हैं तो नीचे वह अंदर की तरफ आते हैं। वक्ष गुहा का आयतन जब आप सांस लेते हैं तो बढ़ता है और जब आप छोड़ते हैं तो घटता है। फेफड़ों में दाब जब आप सांस लेते हैं तो कम होता है और जब छोड़ते हैं तो ज़्यादा होता है। वायु का प्रभाव जब आप सांस अंदर लेते हैं तो अंदर की ओर होता है और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये बाहर की तरफ होता है। क्लियर है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चों आपको अच्छे से याद करना था। अब हम बात करेंगे फुफ्फुसीय कोश यानी एल्वुलाई में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ये बच्चों, ये जो एल्वुलाई है आप देख सकते हैं छोटे छोटे गुब्बारे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये फुफ्फुसीय कोश एल्वुलाई कहते हैं। हमारे दोनों फेफड़ों में लगभग 30 से 50 करोड़ एल्वुलाई होते हैं। यही गैसों का आदान प्रदान का वास्तविक स्थान है जो डायग्राम में आपको दिख रहा है। ठीक है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन श्वास नलिका से होते हुए कहाँ जाती है? एल्वुलाई में जाती है। क्लियर है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन श्वास नलिका से होते हुए कहाँ पहुँचती है? एल्वुलाई में पहुँचती हैं। एल्वुलाई की जो दीवारें होती हैं बहुत पतली होती है बच्चों। ये क्या होती हैं? दीवारें जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं और इसके चारों ओर रक्त कोशिकाएं होती हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको दिख रहा है। अगर एल्वुलाई में ऑक्सीजन, ठीक है, एल्वुलाई में ऑक्सीजन अधिक होती है। क्लियर है? एल्वुलाई में ऑक्सीजन अधिक होती है और रक्त में कम, इसलिए ऑक्सीजन विसरण द्वारा एल्वुलाई से रक्त में चला जाता है। क्लियर है? एल्वुलाई में ऑक्सीजन अधिक होती है और रक्त में कम, इसलिए ऑक्सीजन विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा कहाँ चला जाएगा? एल्वुलाई में चली जाती है। उसके बाद क्या होगा? रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा। ठीक है? अगर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा इसलिए वो रक्त से एल्वुलाई में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा? एल्वुलाई में चला जाएगा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। क्लियर है? एक लाइन में अगर आप समझें तो एल्वुलाई श्वसन तंत्र की कार्यात्मक इकाई है जहां विसरण द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब इसके आगे आपको कुछ की पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण बिंदु देखने हैं। पहला है श्वसन जीवन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचती है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना आवश्यक है। फुफ्फुसीय कोश गैसों के आदान प्रदान का मुख्य स्थान है। क्लियर है? अब थोड़ा सा एक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए। श्वसन तंत्र की संरचना एवं कार्य को समझना आवश्यक है। श्वसन की प्रक्रिया में डायाफ्राम की मुख्य भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फुफ्फुसीय कोशों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। याद रखना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से ये प्रश्न आएगा उसको भी देख लीजिए। मानव श्वसन तंत्र का चित्र, नामांकित चित्र बनाना है 5 अंक। श्वसन की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए 3 अंक। श्वास ग्रहण और श्वास त्याग में अंतर लिखिए 2 अंक। फुफ्फुसीय कोश में गैसों के आदान प्रदान को समझाइए 5 अंक। तो ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम के लिए आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं बच्चों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।